अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नावल है मुझ में तू, तहरीर है हुरैन खान की का ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। चलिए ये शुरू करते हैं। कहीं दूर आसमानों पर फरिश्तों ने भी इसके लिए मुस्तकबिल की खुशियों की ढेरों दुआएं की थी। बेटा मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है, पर शायद ये सब ऐसा ही होना लिखा था। सादिया बेगम ने इसकी थोड़े पर हाथ रख कर कहा। जी आंटी, बस थोड़ा वक्त लगेगा ये सब कबूल करने में, उसने बेतासु चेहरे में कहा। बेटा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बेटा दुनिया का बेहतरीन इंसान है, खामियां हैं इसमें भी बहुत, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इसने ये निकाह किया है ना तो इसे पूरे हमेशा पूरे दिल से निभाएगा। मैंने हमेशा इसे औरत की इज्जत करना ही सिखाया और ये बात वो अपने अमल से आप पर जाहिर भी करेगा, उन्होंने मान भरे लहजे में कहा। जी वो बस इतना ही कह सकी। अच्छा अब आप आराम करो, मैं खाना गर्म करके अली के हाथ भिजवाती हूँ, मुस्कुरा कर कहती उठी थी। वो आंटी मुझे ये कपड़े चेंज करने थे, वो थोड़ी झिझकती हुई बोली, पर उसे इन कपड़ों में उलझन हो रही थी। उसने इस वक्त पर्पल कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर धागों की कढ़ाई की गई थी और कढ़ाई से बने फूलों पर छोटे छोटे नगीने लगे हुए थे। वह ऐसे कपड़े सिर्फ हानिया की जिद पर पहन कर आई थी, वरना वो तो सादा सी फ्रॉक चढ़ाकर बैठ गई थी। बेटा कपबोर्ड में सारे कपड़े मौजूद हैं, जो आपको सही लगे पहन लो, उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। जी सही है, वो कहती उठी थी। क्या हुआ, आप अभी तक यूं ही बैठी हैं? मम्मा तो कह रही थी कि आप चेंज करने गई हैं। इसको भी इन्हीं कपड़ों में देखते हुए अली ने कहा, जबकि हाथों में मौजूद खाने की ट्रे को सोफे के आगे रखी टेबल पर रखा। अगर आपको मुझसे शादी करने का इतना ही शौक था तो मेरे नाप के कपड़े भी रखने चाहिए थे, तस्बिया ने दांत पीस कर कहा। मतलब कब बोर्ड में रखा कोई सूट नहीं आया आपको? उसे थोड़ी हैरानी हुई। जी हाँ, क्योंकि कब बोर्ड में रखे सारे कपड़े किसी छोटी बच्ची के साइज़ के, उसने झिंझला कर कहा। बच्ची के साइज़ की नहीं है, बल्कि आप थोड़ी हेल्थी हैं। कोई बात नहीं, आप मेरा कोई नाइट सूट पहन ले, कल ही मामा को बोल दूंगा कि आपके लिए सूट ऑर्डर करते। कहते उसे हंसी तो आई मगर दबा गया। मैं मोटी नहीं हूँ समझे आप, आपकी मंगेतर का साइज़ ही बच्चों जैसा होगा। वो तो चिढ़ ही गई। वो मोटी तो नहीं थी, बस भरी भरी थी थोड़ी। मैंने आपको मोटी हरगिज़ नहीं कहा। अच्छा आप परेशान ना हो, ये मेरा ट्राउज़र और शर्ट है, पहन ले, फिर खाना खा लें आप। उसने हैंग किया हुआ नाइट सूट उसे थमाया। नहीं मैं इसी में ठीक हूँ और मुझे भूख नहीं है, वो कहती खामोश हो गई। मुझे पता है आप कंफर्टेबल नहीं है, जाएं चेंज करें जल्दी से, और जब खाना खाएंगी तो भूख भी लग जाएगी, कहते अली ने उसे खुद उठाया था। अब कि वो बिना कुछ कहे चलेगी। खाने से फारिग होकर अब वो लेटने का सोच रही थी, क्योंकि इसमें मज़ीद बैठने की सकत नहीं थी, पर वो लेटे का सोफे पर पूरी आएगी नहीं, और दिमाग अलग बच्चों का सोच कर बेहाल हो रहा था कि क्या जवाब देगी इन्हें। तस्बीहा वहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ आकर आराम से लेट जाएं, सोचे के भंवर से अली ने खींचा था उसे। ना ना नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ एकदम सीधी। मुझे पता है आप वहाँ काफ़ी आराम में हैं, पर फिर इस सोफे पर पूरी फिट नहीं आएंगी, इसलिए साइड पर आके लेट जाए। अब अली उसके पास आया था। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, उसने हल्के से कहा। तस्बीहा मैं आपका शोहर हूँ, सारी ज़िंदगी अब हमें यही एक बेड शेयर करना है, पर अगर आप मुस्तकबिल में से चेंज करना चाहें तो हमें वो भी शेयर करना है। आज से इस कमरे की आप भी उतनी ही मालिक हैं जितना मैं, और यकीन करें आप बिल्कुल महफूज हैं यहाँ। और मुझे बेड में घूमने की आदत नहीं है। वो इसे थाम कर बेड तक लाया और इसे दाएं जानिब लाकर बैठाया। पता नहीं क्यों पर तस्बीहा को एहतजाज ना कर सकी। आराम करें और बच्चों के बारे में ना सोचें, वो इंशाल्लाह सुबह आ जाएंगे। वो कहता वो अपनी साइड आकर लेटा था, जबकि लाइट अब ऑफ थी। कुछ देर बाद उससे तकती वो बेड पर लेट गई, क्योंकि कमर ने अब जवाब दे दिया था। ज़िंदगी का ये नया सफ़र खुशियों के नए दर खोलता है या नहीं, ये आगे देखना था। अभी उसकी आंख लगे पर मुश्किल 1.5 घंटा हुआ होगा कि उसकी आंख अजान की आवाज़ से खुल गई। यहाँ करीब में ही 2 मस्जिदें थी जहाँ से अजान की आवाज़ आ रही थी। वो उठ बैठी, जहन हल्का हल्का बेदार हो रहा था। नामानूस जगह पर खुद को पाकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़हर के पूरी तरह बेदार होने पर उसे कल रात का एक एक मंजर किसी फिल्म की तरह दिखाई दिया, तो उसने नज़र पलट कर सोफे पर सोए हुए अली को देखा। अज़ान का जवाब देने के बाद वो वॉशरूम की तरफ बड़ी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर नमाज़ अदा करने की गर्ज से उसने जाए नमाज के लिए नज़र दौड़ाई, तो उसे जाए नमाज नमाज रैक पर रखी नज़र आ गई। जाए नमाज रैक पर रखी नज़र आ गई। नमाज से फ़ारिग होकर पूरों पर मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ने के बाद उसे दुआ के लिए हाथ उठाए थे। हाथ उठाने के बाद कितने ही लंबे उसने महज अपनी लकीरें तकी थी। इसके मुस्तकबिल की सोच में कभी शादी आई ही नहीं थी। वो तो अपने बच्चों के साथ और उनके लिए जीना चाहती थी, पर ज़रूरी तो नहीं कि जो हम चाहे वही हो। ज़िंदगी कब कहाँ किताब के वर्क पलट कर कहाँ ले आई, किसे क्या खबर। अल्लाह मेरी पहली भी ज़िंदगी तेरे हवाले थी, अब भी है। मैंने हमेशा बस इस बात पर यकीन किया है कि तूने मुझे जो दिया है, जो किया वही मेरे लिए बेहतर था। या अल्लाह आगे भी कभी मेरी ज़ुबान पर तेरे से कोई शिकवा ना आने देना। मेरे मौला मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, कहते उसकी आंख से आंसू बह निकला और उसने मुंह पर हाथ फेरा।
بندہ اٹھا ہی دیتے نماز کے لیے، اگر پہلے جاگ جائے تو علی نے تاسو سے کہا، تو جسے نماز کی پکی عادت ہوتی ہے نا، اس کی آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا، جو کہ اب کرتا پجامہ میں ملبوس تھا، چہرہ اور ہاتھ ہلکے گیلے تھے، شاید وضو کر کے آیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، کچھ ذہنی تھکن کی وجہ سے نیند گہری ہو جائے تو انسان کی آنکھ نہیں کھلتی، پر آپ کا فرض تھا کہ آپ مجھے اٹھاتی، بیوی ہیں آپ میری، وہ کہتا اس کی طرف جو جائے نماز اٹھ چکی تھی، جبکہ جائے نماز اس کے لیے پیچھے چھوڑ دی تھی۔ ابھی آپ میں اور مجھ میں اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی جو میں آپ کو محبت سے اٹھاتی اور پکارتی۔ وہ کہتی صوفے کی طرف بڑھی، اللہ کی بندی تو ہے نا، اور ہمارے رشتے میں تکلف جیسا لفظ آتا ہی نہیں ہے۔ اب کل سے آپ مجھے اٹھا دینا اگر میری آنکھ نہ کھلے۔ وہ کہتا نماز کی نیت باندھ کے۔ اس نے سر جھٹکا، پھر تھوڑی دیر بعد کمرے کا جائزہ شروع ہوا۔ چاروں وال پر دو پر ڈارک بلو جبکہ دو پر گرے کلر ہوا تھا۔ بالکنی کی انٹرس پر بلو پردے جن پر بڑی خوبصورتی سے گرے کی ڈیزائننگ ہوئی تھی، جبکہ اس کے کمرے میں رکھے فرنیچر کا لائٹ گرے تھا۔ پورے کمرے میں دبیس کا لین جس پر پاؤں رکھتے ہی سکون سا ملتا تھا، اور بیڈ کے سامنے لگی LCD، جبکہ بالکنی کی دیوار کے ساتھ 3 سیٹر صوفہ موجود تھا۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے علی کی پسند کو سراہا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا کمرہ؟ اگر اچھا نہیں لگا تو آپ اپنی پسند سے چینج کرا لیں۔ لینے جائے نماز کو طے کرتے ریک پر رکھا اور اس کے پاس آیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے نظر علی کے چہرے پر ٹکائی۔ ہاں پوچھو، اس نے سر ہلایا۔ آپ کو تو میں پسند نہیں تھی، اور جس فیلڈ میں تھی وہ تو بقول آپ کے گمراہوں کا راستہ ہے، حرام ہے، پھر وہاں اتنی لڑکیوں کو چھوڑ کر آپ نے مجھ سے ہی نکاح کیوں کیا؟ کل سے اس کے دماغ میں یہی بات کثرت سے گھوم رہی تھی۔ ہاں بھلے مجھے آپ کی فیلڈ پسند نہیں، نہ میں آپ کو اتنا جانتا ہوں، مگر اب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ انسان کی زندگی میں کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ انچاہے راستے اپناتا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جی بالکل ایسے ہی، قسمت آپ کو اکثر وہیں لے کر چلی جاتی ہے جہاں جانے کی اسے کبھی خواہش ہی نہ رہی ہو۔ تسبیحہ نے اب کے اپنی نظریں اپنی ہتھیلیاں پٹکائی۔ بس آپ کی یہی بات میرے ذہن میں آ جاتی تھی جب 2 بار آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہم کسی کو غلط جج کر لیتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، لیکن میں بھی نہیں جانتا کل وہاں دیکھ کر میرے دل میں آپ کے نکاح کی خواہش جاگی۔ شاید اللہ نے ایک دوسرے کا نصیب لکھا ہوتا ہے، اور جیسے ان کا ملنا لکھا ہوتا ہے تو یوں ہی دلوں میں ڈال دیتے۔ آپ کے علی نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس سے کہا، پر میں اس شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میرے لیے میری دنیا محض میرے بچے اور ان کا حال اور مستقبل ہے۔ میں ایسا رشتہ نہیں نبھا سکتی، نہ جوڑ سکتی ہوں جو مجھے میرے بچوں سے دور کر دے۔ تسبیحہ نے ایک نظر اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جسے چھڑانے کی اس نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہمارا یہ رشتہ آپ کو آپ کے بچوں سے دور کر دے گا؟ نئے رشتے بننے سے پرانے رشتے کمزور نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا دل سے بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ بچے جس ایج پر ہیں انہیں ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے؟ علی نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹکان کے پیچھے کی۔ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بابا بہت دور چلے گئے، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اس نے نم آنکھوں سے کہا، اور اس نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ یہ جانے کے بعد کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انہیں اس رشتے کی کمی کا کتنی شدت سے احساس ہوتا ہوگا جب وہ کہیں سب بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتے ہیں کہ ایسے ان کے بابا ان کے لاڈ اٹھا رہے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کہتے ہوئے جب چند پر رکا اور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اذیت رقم ہونے لگی تھی، اور سختی سے آنکھیں میچی اس نے۔ اسکول میں جب پیرنٹس میٹنگ سب بچوں کے ماما بابا جبکہ ان کی صرف ماما آتی ہوں گی، اور کچھ بچے تو انہیں احساس بھی دلاتے ہوں گے کہ تمہارے تو پاپا ہیں ہی نہیں۔ یہ لمحہ بچوں پر کیا چھاپ چھوڑتا ہے، سمجھا ہے کبھی اس بات کو؟ اب کے علی نے اس کا رخ پھر خود کی طرف موڑا۔ تو کیا کروں، کہاں سے لا کر دو انہیں باپ جو انہیں اپنی سگی اولادوں جیسی محبتیں بتائیں؟ آج کل کون اتنا ضعف والا ہے جو کسی اور کی اولاد کو باپ جیسی شفقت دے؟ پتہ ہے آپ کو، ایک بار ہادی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے پاپا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ اس کی آواز بھر آ گئی، تو میں نے کہا اللہ اچھے لوگوں کو جلدی بلا لیتا ہے، کیونکہ اللہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تب اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا اس کے دوستوں کے پاپا اچھے نہیں ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے پاس نہیں بلایا؟ اس کے معصومیت بھرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس، کوئی نہیں۔ اب کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اتنے سال تو وہ اس محرومی کے ساتھ رہے ہیں، پر میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تسبیحہ کے انہیں رشتے کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ اس نے روتی ہوئی تسبیحہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بولنا بہت آسان ہے، وعدہ کرنا بھی بہت آسان ہے، اسے نبھانا بہت مشکل ہے۔ وہ عجیب لہجے میں بولتی ہنسی۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ میرا آپ سے کیا گیا اور یہ اور آگے ہونے والے سارے وعدے وفا کرے گا انشاءاللہ۔ علی نے اس کا چہرہ تھام کر بڑی چاہت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، جبکہ تسبیحہ کے دل نے آہستہ سے آمین کہا تھا، اور اس نے اس کے لفظ پر آنکھیں موندی تھی۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اسے موبائل سے الجھتے دیکھ اس نے پوچھا، جو صبح 7 بجے نہ جانے کسی کو کال ملا رہی تھی۔ وہ مقابل بھی
कोई ढीठ और नींद का पक्का था जो उठ नहीं रहा था। जी आने को कॉल कर रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही, उसने अब चला कर कहा। तो इतनी सुबह क्यों इन्हें कॉल करके नींद से डिस्टर्ब कर रही है? अली ने अब्रू उठा के पूछा। ताकि मैं इसे कह सकूँ कि मेरे जो सूट उसके कपबोर्ड में रखे हैं वो ले आई। क्या मैं इस होलिये में बाहर जाऊँगी? उसने एक बार फिर ट्राई किया। सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे तक आपको कपड़े मिल जाएंगे, जब तक आप सो जाएं और हानिया को भी इनकी नींद पूरी करने दें। अली ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी साइड टेबल पर रखा और उसे लेटने का इशारा किया। वैसे आप इतनी भी मोटी नहीं है, देखिए मेरी शर्ट भी थोड़ी लूज़ है आपकी। उसकी तरफ करवट लेकर अली ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, मैं मोटी हूँ भी नहीं समझे, आप बस थोड़ी हेल्थी हो और इसे आम लफ्ज़ों में स्मार्ट कहते हैं। तस्बीहा ने दांत पीस कर कहा। अच्छा अच्छा सही है, आप तो नाराज़ ही हो गई यार, चले अब सो जाते हैं क्योंकि मुझसे मज़ीद मेरी आंखें नहीं खोली जाएंगी। वो जमाई लेता आंखें मूंद गया। थोड़ी देर बाद इसकी भारी सांसें खामोश कमरे में महसूस हुई थी। कितने ही लम्हे तस्बीहा ने इसको तका था जो सोने में क्यूट लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम, वो सलाम करती डाइनिंग टेबल पर आई जहाँ हमाद साहब, सादिया बेगम और अजान पहले से मौजूद थे, जिसका जवाब उन्होंने मुस्कुरा कर दिया। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आइए बैठिए। अजान ने इसके लिए अपनी बराबर वाली सीट पीछे की। सॉरी मैं लेट होगी, उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। कोई नहीं बेटा, नई जगह पर वैसे ही नींद देर से आती है। माँ साहब ने शफकत भरी मुस्कुराहट लिए कहा। भाभी कल से अब तक हमारी बात ही नहीं। खैर मैं हूँ अजान हमाद, यानी मिस्टर एंड मिसिस हमाद का फर्माबरदार और मासूम छोटा बेटा, और आपकी खड़ूस शोहर का छोटा सा भाई, यानी आपका देवर। उसने काफ़ी घुमा फिरा कर अपना तारुफ कराया था, जिस पर तस्बीहा दिल खोल कर मुस्कुरा दी। बस बस बस, सुबह सुबह इंसान को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि इसके बाद नाश्ता ही हजम नहीं हो। डाइनिंग टेबल पर आते अली ने उसको आंखें दिखाई थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो आपसे मेरी तारीफ हजम नहीं होती वो अलग बात है। आपको पता है भाभी, भाई अपने बड़े होने का मुझ मासूम पर कितना रोब जमाते हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, बस कैद हुआ पड़ा हूँ। उसने फिर से अपना पुराना दुखड़ा रोया। अब तो तुम किसी कैद में नहीं हो मामा पापा के आने के बाद, और जो रोब जमाता हूँ तुम्हारी भलाई होती है इसमें, अली ने चिढ़कर कहा। अच्छा है, अब अगर आपने रुब जमाया भी तो मैंने नहीं आना, क्योंकि अब से मैंने भाभी को अपना दोस्त बना लेना है, ताकि अगर अब आप मुझे डांटे तो वो आपसे निमर सके। उसने आंखें से कर कहा। आपको पता है भाभी, मैं आपकी आवाज़ का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, आपके सारे सॉन्ग्स हैं मेरे पास। अज़ार ने जोश में कहा। अच्छा जी, वो मुख्तसर कहती मुस्कुराए। बेटा आप सही से नाश्ता करो, आपने अभी तक बस एक ही स्लाइस पकड़ा हुआ है। सादिया बेगम ने उसे कहा, जो कम चक ज़्यादा रही थी। जी आंटी मैं खा रही हूँ, उसने नवाला मुंह में रखा। अभी सब नाश्ता ही कर रहे थे कि डोर बेल बजी। मामा। दरवाज़ा खुलते ही बच्चे तस्बीहा को देखते से लिपटे, जबकि अली साइड पर हुआ था। गेट खोलकर जी मामा की जान, वो दोनों को बेकरारी से चूम गई। मामा मैं हानी आनी से कब से आपके पास आने का कह रही थी, पर वो सुनती ही नहीं है मेरी बात। हमना ने हानिया को हफ्की से देखते हुए कहा। यार बस मामा ने कहा था कि कुछ नाश्ता है वो पैक कर दूं, लेकर जाना, तो इसी में देर होगी। हानिया ने इसकी तरफ देखकर कहा। मामा आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या हमने घर चेंज कर लिया? हादी ने इसका हाथ थाम कर पूछा। जी बिल्कुल, आपका घर चेंज हो गया है, अब से आपकी मामा और आप दोनों यहीं रहोगे। अली ने नीचे बैठकर हादी के सर पर हाथ रखकर कहा। आप कौन हैं अंकल? हमना ने आंखें पटपटाते हुए पूछा। अंकल नहीं मेरी जान, बाबा। मैं बाबा, वो भी आप दोनों का। अली ने हमना के थोड़े पर हाथ रखकर कहा। लेकिन हमारे बाबा तो अल्लाह के पास हैं, है ना मामा? आदि ने कहकर तस्बीहा से तस्दीक चाही, जो अली के कहे गए अल्फाजों से साकत हो गए। हाँ सही कहा आपने, पर अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की थी ना कि अल्लाह आपको बाबा को दे दें, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अली संभल कर बोला, वरना तो हादी के मुंह से सुनकर उसे तकलीफ़ का एहसास हुआ था। आप सच कह रहे हैं, आप वाकई हमारे बाबा हैं? हमना तो फ़ौरन उसकी बात पर ईमान ले आई थी और खुशी से चहक कर बोली, जी बिल्कुल। अली ने उसकी पेशानी चूमी और हादी की भी, जबकि तस्बीहा को अपने खशे गल साबित होते नजर आ रहे थे। आंटी ये मामा ने कुछ नाश्ता पैक करके दिया था, उसने सादिया बेगम को बड़ा सा शापर पकड़ाया। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, और नाश्ता तो वैसे भी हम लोगों ने कर लिया। उन्होंने शापर थाम लिया। सॉरी आंटी मैं लेट होगी, पर मामा ने कहा कि रस्म होती है बेटी के घर दूसरे दिन नाश्ता करके जाते हैं, लेकर जाते हैं। मामा आ नहीं सकी, तबीयत खराबी की वजह से उन्होंने माजरत किया। हानिया ने एक नज़र इन्हें देखकर कहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तो वैसे भी आना जाना लगा रहेगा। आप बैठो, मैं टेबल पे लगवाती हूँ। वो कहती किचन की तरफ बढ़ी। हानी तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? उसने हानिया ने पूछा। मैंने कल रात अली भाई से इनका नंबर ले लिया था, तो सुबह उन्हें से पूछा तो आई। वैसे बच्चे तुम्हारे बगैर पल नहीं ठहरते यार, जब से उठे हैं तब से भागने की कारें हैं वहाँ से, उसने हंसकर कहा।
उसने सर हिलाया, नज़र उठाकर बच्चों को देखा जो अली से बातों में मसरूफ़ थे। क्या अभी कुछ खदशात हैं तुम्हारे दिल में? हानि ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख कर पूछा। यार सच कहूँ तो मैं किसी पर भी जल्दी एतबार नहीं कर सकती। वक्त ही मेरे खदशे दूर मटा सकता है। अब उसने गहरी सांस हवास पुर्द की। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, फिक्र ना करो। हानिया ने मुस्कुराकर यकीन किया। फिर इधर उधर की हानिया की बातें स्टार्ट होगी। देख रहे हैं आप, आपकी भतीजी बच्चों समेत 3 दिन से घर में नहीं है। पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करने निकली है। साइमा बेगम ने जहरीले लहजे में कहा। अपनी ज़ुबान को लगाम में रखो। साइमा मेरी भतीजी है, वो जिसकी कमाई पर इतने साल ऐश किए हैं। अब वो घर नहीं तो तुम अब उसके लिए घटिया बातें भी शुरू कर दोगी, साजिद साहब ने इंतहाई नागवारी से कहा। तो और क्या कहूँ, ऐसी लड़की को जो बिना बताए 3 दिन से घर से गायब है और कमाई देकर मुझ पे कोई एहसान नहीं किया उसने। इतने साल से छत भी मैसर की है मैंने। अब कि वो फंकारी थी। कोई एहसान नहीं किया। माँ बाप के पास चाचा का ही फ़र्ज़ होता है कि अपने भाई के बच्चों की कफ़ालत करे, लेकिन तुमने तो मुझे वो फ़र्ज़ भी अंजाम नहीं देने दिए। इसकी अच्छी आवाज़ को भी तुमने अपनी लालच की भिंड पे चढ़ा दिया। जिस उम्र में लड़कियां चाहे मुस्तकबिल के ख्वाब देखती हैं, तुमने उससे उसके ख्वाब तक छीने। अब एहसान फरामोश बन रही हो। तुफ़ है तुम पर साइमा बेगम, तुफ़। साजिद साहब ने चाय का कप टेबल पर पटखा और चलाए। हाँ तो क्या मुफ्त में पालती इन्हें? अब पता नहीं कहाँ जाकर मुंह काला कर रही है। अभी वो मज़ीद कुछ कहती, चटा खामोश, बिल्कुल खामोश। इतने साल चुप रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने इसकी तरफ से आंखें बंद की हुई थी या इसके साथ होता यहाँ सलूक नहीं देखा। खामोश था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस पर छत बिल्कुल ही तांग कर दो। आज इतने सालों में इनका हाथ पहली बार इन पर उठा था, वो धाड़ी। अब वो क्या कर रही हैं आप? इसने तस्बीहा की वजह से अम्मी पर हाथ उठाया है। सही तो कह रही हैं अम्मी, जब पहले बता कर जाती थी अब क्यों नहीं गई? हो सकता है भाग गई हो किसी के साथ। जहरा ने माँ के और अपने हिसार में लेकर कहा। गायरत भरे लहजे में कहा। ज़रा अपने हाथ में रहो, समझी, बड़ी बहन है तुम्हारी। माँ की बोली बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम लोगों को इसके गायब होने की वजह बता देता हूँ कि मैंने हमेशा के लिए उसे इस जहन्नम से निजात दिलवा दी। तस्बीहा की शादी कर दी है, वो भी 2 दिन पहले। उन्हें गुस्से से बेटी को घूरा और इनके सिरों पर धमाका किया। जी सर, मैंने 1 वीक पहले आपके ऑफिस में अपनी सीवी सबमिट करवाई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा सा परेशान लहजे में कहा था। इस वक्त तो आपने कहा था कि आपके पास वैकेंसी है। अब उसे अब गुस्सा आने लगा। अगर आपके पास जॉब थी ही नहीं तो आपको चाहिए कि किसी दूसरे को आश्रय ही ना दे। गुस्से से दांत पीसते उसने कॉल काट कट कर दी। इसी वक्त अली कमरे में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। किस पे इतने गुस्सा कर रही हैं भाई? सलाम करता वो इस तक आया। कुछ नहीं, बस एक जगह सीवी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे जॉब के लिए। अब कह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। उसने चिंचिला कर कहा। तो आपको अब क्यों जॉब की ज़रूरत है? अली ने अजनबी से पूछा। क्या मतलब है क्या ज़रूरत? बच्चों की ज़िम्मेदारी है मुझ पर। उनकी 10 ज़रूरियात है जो मुझे ही पूरी करनी है। इसके लिए जॉब ज़रूरी है? उसने नासमझी से कहा। इन सब की ज़िम्मेदारी शादी से पहले तक आप पे थी और अब आपके साथ बच्चे भी मेरी ही ज़िम्मेदारी हैं, इसलिए आपको ऐसे फ़ुज़ूल काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसने आराम से कहा और अपना कोट उतार कर हैंग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, बट मैं अपने बच्चों को किसी पर बोझ नहीं बनने दूँगी। और आपको क्यों फ़ुज़ूल लग रहा है? इसीलिए है कि लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े बिजनेसमैन की बीवी जॉब कर रही है। उसने तेज़ लहजे में कहा क्योंकि उसे अली की बात अच्छी नहीं लगी। मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तस्बीहा, पर अगर वाकई आप चाहती हैं जॉब करना तो आप मेरे ऑफिस में क्यों नहीं अप्लाई करती? क्योंकि मुझे भी नीड है अपने ऑफिस में एम्प्लॉय की जो अपनी जॉब से सिंसियर हो। अली ने इसके कंधे के गिर्द अपना हाथ फैलाकर कहा। बट वो आपका ऑफिस है जहाँ मुझे सब जानते हैं आपकी बीवी की हैसियत से, और मैं ऐसी जगह क्यों जाऊँ जहाँ मेरी अहमियत मेरे काम से नहीं बल्कि अपने बॉस की बीवी होने की वजह से हो। उसने मुंह बनाकर उसकी ऑफ़र रद्द कर दी। पता है क्या बीवी साहिबा, मैं जो हूँ ना बड़ा ईमानदार हूँ अपने ओहदे से। मेरे लिए आप वहाँ एक एम्प्लॉय से ज़्यादा कुछ नहीं होंगी। जैसा रवैया मेरा सबके साथ है आपके साथ भी वैसा ही होगा। और जब आप खुद सबसे मिलेंगी तो वो भी फिर आपको एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसने तस्बीहा को समझाने वाले अंदाज में कहा। और फिर आप मुझे क्या काम देंगे? उसने नीम रजामंद होकर कहा। तो ये सब तो कल जब आपका इंटरव्यू लूँगा तभी कुछ कह सकते हो। अली ने कंधे झुकाकर कहा। अच्छा सही है, मैं कल आऊँगी, लेकिन क्या आंटी को अच्छा लगेगा ये सब? अब के तस्बीहा ने थोड़ा जज्बत लहजे में कहा। अरे मामा को तो कोई इतराज़ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो पहले बाबा का बिजनेस था वो मामा बाबा दोनों ने मिलकर ही टेक ओवर किया था। इनफैक्ट मामा अमेरिका में यूनी में लेक्चरर है। उसने तस्बीहा के खदशात दूर कर दिए। अच्छा वैसे आज तो आप ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? दिमाग पुरसुकून हुआ तो उसने पूछा। ऐसे ही फ्री था तो सोचा कि लंच घर पर कर लूँ और अपनी बेगम का दीदार भी कर लूँ, उसने शरारत से कहा। कल ये दीदार चलें अब लंच करने। वो इसे घूरती उठी। बस कभी 2 घड़ी बंदी शोहर के साथ भी बैठ जाए,
पर नहीं, दूर भागने के बहाने होते। उसने ठंडिया भरते कहा। अभी हमारी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए हैं और ना ही हमारी लव मैरिज है, और आप बातें ऐसी करते हैं जैसे सदियों से हमारे दरमियान मोहब्बत रही। उसने थोड़ा हैरान होकर कहा। भले लव मैरिज नहीं है, हम एक दूसरे के लिए जान थे, पर निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है, जो 2 दिलों में कशिश और पसंदीदगी पैदा हो जाती है। अब हम में कोई अजनबियत नहीं रही। अब कि अली बेड से उठकर उसे अपने हिसार में भर गया। अच्छा भाई, मैं समझ गई। अब चलें, आंटी भी वेट कर रही होंगी और पता नहीं बच्चे आए हैं या नहीं। वो साथ उठते पीछे इसके करीब आने से धड़कनों में इंतशार पैदा हुआ था। क्यों, बच्चे कहाँ गए हैं? उसने घूर कर पूछा। अजान के साथ गए हैं, करीब के पार्क में बच्चे जाने की जिद कर रहे थे। कहते वो दरवाजे की जाने पड़ गई। इस लड़के को भी पढ़ाई से दिलचस्पी है ही नहीं, घूमने का। बच्चे क्या कहेंगे? उसने खुद बच्चों को बोला होगा। अली ने तासुब से कहा। हर वक्त पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती अब, और वो अभी वो बच्चा है, कर लेगा सब। अब के तस्बीह ने उसे घूरा। बेटा, वलीमा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम भी वापस जाएंगे अमेरिका, माँ साहब ने अली से कहा, जो कि खाना खाने में मसरूफ़ था। जी पापा, जैसे मामा और आपको बेहतर लगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों का अभी 2 मंथ तो हुए हैं आए हुए। उसने मुँह बनाकर कहा। बेटा, मुझे भी कॉल आई थी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिनमें इन्हें कुछ हेल्प भी चाहिए होगी। टॉपिक्स के हवाले से सादिया बेगम ने टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए कहा। पर आंटी, फिर हम भी तो अकेले हो जाएंगे ना, और फिर हमें टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तस्बिया ने उदास होकर कहा। तो चंदा, आप लोग आ जाना हमारे पास, रह कर जाना। बल्कि अली को तो फुर्सत ही नहीं होती ऐसा करना भी। अजान की छुट्टियों में उसके और बच्चों के साथ आ जाना। 2-3 मंथ्स के लिए। सादिया बेगम ने बेटे की शक्ल देखते तस्बीहा को प्यार से कहा। अली के हलक में नवाला अटका था। क्या हो गया यार मामा आपको? अब आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है कुछ। और वैसे भी मैं तो सोच रहा था कि कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे भी अजान भी मेरी वजह से नहीं जा पाता। अली ने खुद को संभालते ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा। वाह, आज आपको बड़ा ख्याल आ गया। ये क्यों नहीं कहते कि बीवी को इतने महीने दूर नहीं रख सकते? अजान ने तंजिया लेचे में कहा। ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा फजूल ना सोचो। अली ने गड़बड़ाकर से निपटा। दादो, फिर हम खेलेंगे आपके साथ। हमें बहुत मज़ा आता है आपके साथ खेलते हुए। आप ना जाओ ना, हमना ने इंतहाई उदासी से कहा। दादो का बेटा, दादी दादा को काम है वहाँ ऐसा करना। आप मामा पापा और चाचू के साथ वहाँ आ जाना, फिर हम खूब मज़े करेंगे। हमारे साहब ने मुस्कुराकर उसे खुद से लगाया। हमारे साहब और सादिया ने ही दोनों को कहा था कि बच्चे इन्हें दादी दादो कहें। सादिया बेगम के दिल में जो ख्वाहिश थी वो इनकी मासूमियत ने दूर कर दी थी। ठीक है, हम वहाँ आ जाएंगे आपके पास, और मैं वहीं रुक जाऊंगी। क्या मैं वहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? हमना ने जो से कहा। बिल्कुल, आप रह जाना हमारे पास, इससे अच्छी क्या बात होगी? सादिया बेगम ने उसकी पेशानी चूम ली। हादी भाई, क्या आप भी वहाँ रुकना चाहोगे? हमना ने उससे पूछा, जो बस सबकी बातें सुन रहा था। नहीं, मैं मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अगर हम दोनों जाएंगे तो मामा अकेली हो जाएंगी ना। हादी ने समझदारी से कहा, जिस पर उसकी माँ से मोहब्बत पर सब मुस्कुरा दिए। मामा, आज खाना मैं बना लूँ? उसने सादिया बेगम से कहा, जो रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। जब से वो यहाँ आई थी वही खाना अपने बच्चों के लिए बना रही थी। नहीं मेरा बच्चा, मैं बना लूँगी, और वैसे भी अभी आप नई दुल्हन हैं तो थोड़ा रेस्ट करती हैं। नई दुल्हन, और पहले नई दुल्हन मीठा बनाती है फिर नमकीन। वो मुस्कुरा कर बोली। मामा, पूरा दिन रेस्ट ही तो होता है मेरा, और अगर बात मीठे की है तो मैं मीठा भी साथ में बना लूँगी। अभी टाइम है काफ़ी डिनर में, तो तब तक सारा काम हो जाएगा। उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा। अच्छा ठीक है, बना लो। अगर आपका दिल है तो मीठा जो आपको आसान लगे वही बना लेना। वैसे भी हमाद और अजान ही ज़्यादा शौक से मीठा खाते हैं, जो मिल जाए। उन्होंने उसकी बात मानते इजाज़त दी। थैंक यू मामा, ऐसा करते हैं, पुलाव बना लेती हूँ, इसके साथ कबाब फ्राई कर लेंगे, और मीठे में कस्टर्ड बना लेती हूँ। वो खुश होती बोली। बेटा, आपने मेहंदी भी नहीं लगवाई अभी तक? उन्होंने इसके खाली हाथ देखते कहा। जी मामा, पर मुझे मेहंदी नहीं आती लगानी। तो तस्बीहा ने अप्रन पहनते कहा। तो चंदा, पार्लर जाकर लगवा लो। बल्कि ऐसा करना, हम कल ही चलते हैं, मैं भी फेशियल करवा लूँगी, और बेटा तैयार होकर रहा करो, ताकि जब शोहर घर आए तो वो आपको देखे तो थकन गायब हो जाए। उन्होंने समझाते हुए अंदाज में कहा। तो वो झिमकी। जी, वो सर हिलाकर रहेगी। रात में सब डिनर पर मजबूत मौजूद थे। सादिया, आज कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत से आपने पुलाव बनाया भाई, इतना मज़ेदार बना है। 2-3 वाले खाने के बाद वो खाने की तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। अज़ान ने भी इनकी तारीफ़ की। आज खाना मैंने नहीं बल्कि बिया ने बनाया है, और आपकी तरह वाकई मैं भी इसके हाथ के जायके की गर्विदा होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए तस्बीहा को मोहब्बत से देखा। अरे वाह, हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, इस पर तो इनाम बनता है भाई। माँ साहब ने जेब में से 5,000 के 2 नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। बाबा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगा मेरे लिए यही बहुत है। उसने भरपूर मुस्कुराहट से कहा।
हाय भाभी, इतना टेस्टी कि दिल कह रहा है कि आपका हाथ अली की घूरती नज़रों से खामोश रह गई। क्या हुआ भाई, आपको पसंद नहीं आया? खुद को घूरता पाकर उसने सवाल किया जो खामोशी से खा रहा था। नहीं, बहुत अच्छा बना है खाना, अली ने एक नज़र खुद को देखती तस्बीहा को देखते कहा। देना फिर इनाम, उसने चहक कर कहा। मुझे जो इनाम देना होगा दे दूंगा, तुम ज़्यादा मेरे बड़े मत बनो, अली ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा भाई, आप रहने दे, पर भाभी ये मेरी तरफ से, यानी आपके छोटे भाई की तरफ से। उसने पूरे 2,000 अपनी पॉकेट से निकाल कर उसकी थैली पर रखे। पर चंदा, इनाम बड़े छोटों को देते हैं और मेरे भाई ने मेरी दिल से तारीफ़ कर दी, इससे बड़ा इनाम क्या होगा? तस्बीहा ने हंसते हुए से पैसे वापस दिए। अरे, आपके मियाँ के पैसे नहीं हैं, रख लें रख लें, मैंने खुद अपनी पॉकेट मनी से दी हैं। उसने अपने कॉलर छाड़े। और तुम्हें ये तुम्हारी पॉकेट मनी देता कौन है? अली ने अबरूज खाकर कहा। आप और कौन, बट ये मुझे पापा ने दिए थे। मुंह चढ़ाकर अजान ने उसकी खुशफहमी दूर की, जबकि उसकी बात पर सब हंसती और अली बस उसे घूर ही सका। अली, अब बंद कर दे काम और लाइट भी ऑफ कर दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, उसने नींद से बोझल होती आवाज़ से कहा। जी बेगम, बस एक मेल है, वो सेंड कर दूँ? फिर करता हूँ, ज़रूरी है इसीलिए प्लीज़, उसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, जबकि तस्बीहा ने आंखें मुश्किल खोल कर उसे देखा। क्या हुआ, आज ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ? सेंड का ऑप्शन क्लिक करते हुए उसने शरारत से कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, एक बात पूछूं? उसने नज़र फेर कर कहा। हाँ जी बिल्कुल पूछे, अली ने सर हिलाया। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? उसने सर झुकाकर कहा। किसने कहा आपसे? खाना काफ़ी अच्छा बना था, मेरा दिल कर रहा था कि खाना बनाने वाली के हाथ चूम लो, उसने शरीर लहजे में कहा। बहुत शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिटपटा आ गई। नहीं भाई, मुझे तो ज़रूरत है, इवन मेरी विश है तो मैं पूरी भी करूँगा, उसने कहते उसके दोनों हाथ थाम कर अब उसकी थैलियाँ चूम ली। वो मेरा इनाम? फिर घबरा कर उसके हाथ छुड़ाकर बोली। इनाम? उसने सोचने की एक्टिंग की। इतना सोच क्या रहे हैं? अब उसने मुंह फैलाकर कहा। सोच रहा हूँ क्या दूँ आपको इस अजीम काम पर इनाम, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। बात मत करें मुझसे, यानी इतना कौन सोचता है बीवी को कुछ देते हुए? वो बुरा मानकर करवट बदल गई। अच्छा यार, नाराज़ क्यों हो रही हो? ये ने आपका तोहफा, कहते इसका रुख अपनी तरफ किया। वाह, कितनी प्यारी है ये, इसके हाथ में गोल्ड की चेन देखती वो उठ बैठी। हाँ जी, आपके लिए जो है प्यारी तो होगी ना, उसने चाहत से तस्बीहा को देखा। वाकई ने कहा कि दो पल मोहब्बत पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। मैं आई, उससे इजाज़त चाहिए। वो इस बात में सर हिलाकर बाल साइड पर कर गई और रुख दूसरी तरफ किया। चेन बनाकर अली ने अपने लब उसके सर पर रखे, जबकि तस्बीहा अपनी बढ़ती धड़कनों से परेशान होकर अपनी आंखें मिसकी। अली, काफ़ी देर बाद भी जब वो पीछे नहीं हुआ तो उसने आवाज़ कही। जी चंदा, बोझल लहजे में चाह से बोला। वो क्या मैं मामा पापा के जाने के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ? क्योंकि अगर अभी मैं आई तो इनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी ज़्यादा। उसने नज़रें उठा उसे देखा जो इसी में खोया हुआ था। जी बेगम, जैसा आपको ठीक लगे, और मुझे अच्छा लगा आपने ऐसा सोचा। उसका चेहरा थाम कर कहोर झुक कर उसके दोनों गालों पर भरोसा दिया। अली, अब सो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, फिर सुबह बच्चों को भी स्कूल भेजना है, आपको भी ऑफिस जाना है, नींद पूरी नहीं हुई तो सर में दर्द होगा, वो कहते खुद ही लेट की। बड़ी फ़िक्र है आप मेरी आपको, तो ये बार बार दूर क्यों जाती हैं? करीब रहकर भी बात हो सकती है, अली ने घूरा से। आपके बिल्कुल बराबर में ही तो सोती हूँ, और कितना करीब रहूँ? उसने आंखें सिकुड़ कर कहा। ऐसे नहीं, ऐसे करीब रहें, कहता उसका सर उठाकर अपने सीने पर रखा और इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए, जबकि वो बिना किसी मज़ाहमत की आंखें मूंद गई। वैसे आज आप काफ़ी तैयार थी, क्या बात है? वैसे तो इतनी सादा रहती है, अली ने उसके बालों को पूरों से सहलाया। आंटी ने कहा था कि तैयार होकर रहा करो, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? उसने अली को देखा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपके फ्रेश चेहरे को देखकर मेरी थकन उतर गई थी, ऐसे ही तैयार रहा कर, उसने तस्बीहा का सर चूमते आंखें मूंदी, जबकि वो भी मुस्कुराकर आंखें मिस की कि वाकई सादिया बेगम ठीक कह रही थी। दिन बेकैफ गुजर रहे थे, तस्बीहा के भी खदशात दूर हो रहे थे कि अली ने जो कहा वो इस पर अमल भी कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि क्या कभी अपनी औलाद आ गई तो अली तब भी ऐसे ही इनके साथ रहेगा? क्या इसका सलूक इनके साथ ऐसा ही रहेगा? पर उसने मुस्तकबिल को लेकर परेशान होना छोड़ दिया था कि अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। सादिया बेगम और हमाद बेगम इनके वलीमे के दूसरे दिन ही अमेरिका चले गए थे, इन्हें ढेरों मोहब्बतें जाने का कहकर। अली की भी वैसे ही रूटीन थी कि एक चीज़ जो बदली थी वो थी ऑफिस से जल्दी वापस आना, जिस पर अजान इसका बहुत रिकॉर्ड लगाता था कि जब मैं था अकेला तब तो नहीं आते थे, भाभी के बगैर अपना ऑफिस में दिन नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बिजनेस ही बंद हो जाए। बाबा ये पोनी खोल दे, मेरी मामा ने बहुत टाइट बांध दी, वो रेहानसा होकर बोली। इस वक्त लॉन में बैठा अली लैपटॉप में मसरूफ़ था। लाओ मेरा बेटा, मैं खोल देता हूँ मेरी डॉल, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अली ने मुस्कुरा कर कहा और उसकी पोनी खोली। थैंक यू बाबा, वो इसके गले लगी। कोई बात नहीं पापा का बच्चा, मोहब्बत से उसकी पेशानी छी। पापा क्या आप हमारे रियल पापा नहीं हैं? हमना ने पुरसोच लहजे में सवाल किया।
ایسا آپ سے کس نے کہا؟ علی نے ہلکے سے کہا۔ ہادی بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ریئل بابا نہیں ہو، اگر ایسا ہوتا تو آپ ہم سے اتنا ٹائم بعد کیوں ملے؟ اس نے عمر سے بڑی بات کی تھی یا ہادی کو وقت نے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا؟ نہیں چندہ، دراصل بابا بہت دور تھے آپ سے، کیونکہ بابا باہر کام کرنے گئے تھے، بس تبھی بابا اپنے کام کی وجہ سے آپ لوگوں سے دور تھے۔ علی کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی، لیکن وہ ہمنا کا ننھا سا دل نہیں توڑ سکتا تھا جو کتنی محبت سے اسے بابا پکارتی تھی۔ تو بابا آپ نے تو کبھی ہم پر فون سے بھی بات نہیں کی؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ وہ میری جان، جب آپ دونوں سو جاتے تھے تب میری صرف آپ کی ماما سے ہی بات ہوتی تھی۔ اس نے اپنے طرف مکمل سے سمجھانے کی کوشش کی، پر ماما نے کہا تھا کہ ہمارے پاپا کو اللہ نے بلا لیا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب علی کو وہ مشکل میں ڈال رہی تھی۔ جی پھر آپ دونوں نے بابا کو بہت مس کیا تھا نا، تو اللہ نے واپس بھیج دیا۔ اس نے ہمنا کے سر پر ہاتھ رکھا اسے سمجھایا۔ جی بابا بہت مس کیا تھا ہم نے آپ کو، پتہ ہے سائمہ چاچی اتنا ڈانٹتی تھی اور زہرا آپی نے تو مارا بھی بہت ہے۔ ایک بار تو ہادی بھائی کو بخار بھی ہو گیا تھا، ماما اتنی پریشان تھی، پھر اتنی رات ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ اس نے اداسی سے جیسے شکایت کی۔ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا میرے بچوں کو، بابا آ گئے ہیں نا۔ اب علی نے اسے خود سے لگایا اور اس کا سر سلایا۔ ماں باپ ہی اولاد کی زندگی کا ستون ہوتی ہے، اگر ایک بھی ستون گر جائے تو اولاد کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ کا سایہ ان کی اولاد پر سلامت رکھے اور ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تمام خوشیاں دیکھیں، آمین۔ علی اور تسبیحہ باتوں میں مصروف تھے جب دروازہ ناک ہوا۔ پاپی یہ کچھ پوائنٹس ہیں، پلیز سمجھا دیں، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اجازت ملنے کے بعد اذان پریشان شکل کے ساتھ داخل ہوا۔ ہاں چندہ بالکل سمجھا دوں گی، تسبیحہ کہتی بیٹھ ستنے لگی۔ تسبیحہ میں سمجھا دوں گا، تم آ جاؤ، علی سنجیدگی سے بولتا اٹھا۔ جی نہیں، بہت شکریہ آپ کی اس عنایت کا میں پاپی سے آرام سے سمجھ لوں گا، اور وہ اچھی طرح سمجھاتی ہیں۔ علی کو بے تکا سا جواب دیتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا، جہاں تسبیحہ بھی آ گئی تھی۔ پہلے بھی تو میں ہی سمجھاتا تھا نا، اب کیا مسئلہ؟ علی نے گھورا۔ ہاں سمجھاتے کیا تھے آپ؟ طعنے اور طنز زیادہ کرتے تھے، اذان نے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں تو جب کلاس میں دھیان سے لیکچر نہیں لوگے تو ایسا ہی ہوگا نا، میں کیا طنز کرتا تھا کہ پڑھائی پر دھیان دو؟ علی نے دانت پیسے۔ دیکھیں پاپی آپ کو پتہ ہے نا، کتنا بھی لیکچر سمجھ لو پرابلم تو ہوتی ہے، پر یہ شخص ہمیشہ مجھے نالائق ہی کہتے ہیں، اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتے اذان نے کہا۔ اذان چلو ہم لوگ لاؤنج میں چلتے ہیں، یہاں تو یہ بولتے رہیں گے، وہ کہتی اٹھی۔ جی پاپی چلے۔ وہ فوراً تیار ہوا اور باہر نکل گیا۔ اور یہاں میں اکیلا بیٹھ کر کرکٹ کھیلوں؟ اس سے پہلے وہ باہر جاتی علی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اکیلے کیوں؟ لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے تو رہتے ہیں، اس میں لگ جائے اور کرکٹ کھیل نہیں سکتے تو دیکھ لے۔ اور ناک چڑھا کر کہتی باہر جاتی۔ واہ میری بیگم مجھے ہی مشورہ دے کر چل دی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اپنی دوسری بیوی کو اٹھا لیا۔ تھینک یو سو مچ پاپی، آپ کو پتہ ہے میں کتنا پریشان تھا، اور اس کا کل ٹیسٹ بھی ہے، شکر اب ہو جائے گا۔ اذان نے سکون کا سانس لے کر کہا تو تسبیحہ مسکرا دی۔ ہاں اذان چاچو، ماما بہت اچھا گائیڈ کرتی ہے، ہمیں ماما ہی پڑھاتی تھی رات میں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت اچھے گریڈ بھی آتے تھے۔ ہادی نے کام سے ہاتھ روک کر ماں کی تعریف میں اپنا حصہ ڈالا۔ بالکل لٹل چیمپ، آپ بھی بہت شارپ ہو۔ تبھی تو اذان نے اس کے بال بکھیر دیے۔ چاچو یار بال بھی خراب کر دیا آپ نے، ہادی نے منہ بنا کر کہا۔ ایسے زیادہ اچھے لگتے ہو، اس نے شرارت سے کہا۔ ماما مجھے بھوک لگی، امنا نے بیچاری شکل بنا کر کہا۔ بیٹا یہ کوئی وقت ہے کھانے کا؟ اس نے گھڑی میں دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ ویسے بھابھی بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اور ہادی کو بھی ہے نا ہادی؟ اس نے ہادی کو بھی گھسیٹا۔ جی ماما مجھے بھی، اس نے بھی زور سے سر ہلایا۔ سب پتہ ہے مجھے، دیر تک جاگنے کے بہانے ہیں آپ لوگوں کے۔ اس نے تینوں کو گھورا۔ نہیں ماما مجھے واقعی بھوک لگی ہے، امنا نے گڑبڑا کر آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ اچھا کھانا گرم کروں یا کچھ اور کھانا ہے؟ اس نے ہار مانی۔ بھابھی کھانا رہنے دے، نوڈلز بنا دے، اذان نے مزے سے کہا۔ وہ اٹھ کی بنانے؟ میں وہاں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ یہاں مصروف ہیں؟ علی نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ ہاں بچوں کے لیے نوڈلز بنا رہی ہوں، پھر کمرے میں ہی آتی ہوں۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ یہ سب اذان کے کارنامے ہو گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، ہر وقت کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمنا کو لگی تھی تو سب کے لیے بنا رہی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ جب ہم ہر وقت بچے کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا، تب بچے ہم سے چڑ جاتے ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور پھر جیسے آپ نے سب سنبھال لیا وہ بھی کر لے گا، ابھی بچہ ہے وہ۔ تسبیحہ نے نوڈلز پیالوں میں ڈیلتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اسی کے بھلے کے لیے سختی کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے، اس کا اچھا برا مجھے ہی دیکھنا ہے، میرے لیے وہ بھائی بچوں جیسا ہے جس پر شیر کی نظر رکھنا میرا فرض ہے۔ علی نے پانی سے بھرا گلاس منہ سے لگایا۔ سختی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی وہ سہ سکے، نہ کہ بغاوت کرنے لگے، اور آج کل کے بچے زیادہ سختی پر بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ اس نے علی کو تعصب سے دیکھا۔ اچھا اب نہیں کہوں گا اسے کچھ، ویسے بھی بھابھی کے آنے سے بھائی اسے ویسے بھی چمنے لگا۔ علی نے کہا۔ جیلس ہو رہے ہو آپ؟ اس نے شرارت سے کہا۔ نہیں بھائی میں کیوں جیلس ہوں گا، اس نے کندھے جھکا کر کہا۔ اچھا آپ کمرے میں جائیں، میں آتی ہوں، کافی بھی لاؤں گی آپ کی۔ نہیں یار اب تو نیند آ رہی ہے، آپ آ جائیں، میں انتظار کروں گا، جمائی لیتا بولا اور کمرے کی طرف چل دیا۔
वो थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुई। सामने अली आंखों पर बाजू रखे न जाने सो रहा था या जाग रहा था, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई। एहतियात से कदम उठाती वो बेड बेड तक पहुंची। पूरे 15 मिनट बाद आई हैं आप, उसकी हल्की भरी आवाज़ ही। मैं समझी आप थके हुए थे तो सो गए, बस बच्चों का यूनिफॉर्म सेट कर रही थी, इसने हल्के से कहा। हाँ, थक तो गया हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपका इंतज़ार नहीं करूँगा और सो जाऊँगा। अब तो आपकी आदत हो गई है, नींद भी आने का नाम नहीं लेती अगर आप ना हो तो, उसने शौकपन से कहा। अच्छा, वाह क्या बात है। वैसे अगर कोई और आपका ये रवैया देख ले तो गश खा कर गिर जाए, तस्बीहा ने हंसकर कहा। आप में और लोगों में फ़र्क है, आप बीवी हैं मेरी, जबकि बाहर के लोगों से चंद मिनट की मुलाकात और वैसे भी आजकल किसी से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बढ़ाने चाहिए। आपका नेचर घर वालों के साथ ही फ्री होना चाहिए बस, उसने तस्बीहा का हाथ थाम कर कहा। ये भी सही है, वैसे आपका ये नेचर आपकी फियांसी ने तो देखा होगा, उसने अबरूज खाकर पूछा। नहीं, इसमें और मुझ में कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, मुझे हमेशा इसके नेचर से और उसे मेरे से चिढ़ रही है, उसने हंस कर कहा। अच्छा, तो फिर शादी क्यों कर रहे थे अगर वो आपकी पसंद नहीं थी? तस्बीहा ने लेट कर उसकी जानिब करवट ली। अलीना हमेशा से मामा की पसंद थी, इवन मैं शादी भी मामा के कहने पर ही कर रहा था, जबकि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस शादी के लिए। शायद मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। अली ने भी उसकी जानिब करवट ले ली। यानी आपको दुख नहीं हुआ कि वो ऐन शादी वाले दिन आपको छोड़ के चली गई? उसने थोड़ा हैरान होकर कहा। नहीं, मुझे क्यों दुख होता। हाँ, पर उसके पेरेंट्स की इंसल्ट हुई, मुझे बुरा लगा, लेकिन जो जैसा होने लिखा होता है वैसे ही होगा, और अगर वो ना जाती तो आप कैसे आती मेरी ज़िंदगी में? अली ने हाथ बढ़ा के उसके चेहरे पर आए बाल समेट कर कहा। ये तो सही बात है, किस्मत का लिखा भला कौन मोड़ सकता है? उसने तायदी अंदाज में कहा। वैसे आपने दोबारा क्यों मेहंदी नहीं लगाई? बहुत अच्छी लग रही थी आपके हाथ में। अली ने इसके हाथ ही हाथ देखकर कहा। लगवा लूँगी दोबारा। अच्छा किया, मैं कल शॉपिंग पर चली जाऊँ? उसने इजाज़त मांगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं कल 5 बजे तक ऑफिस से आ जाऊँगा, आपको ले जाऊँगा और फिर हम सब डिनर भी बाहर कर लेंगे। उसने झट प्रोग्राम सेट किया। जैसे आपकी मर्ज़ी, वो मुस्कुरा दी। अली ने भी मुस्कुराकर अपना बाजू फैलाया, इसका इशारा समझती तस्बीह अपना सर इसके सीने पर रख और आंखें मूंद ली। जहाँ से मिलती हैं खुशियाँ वो कायनात भी तू, ये आती जाती हुई सांसें तुझसे हैं, तू सिर्फ शरीक हयात ही नहीं, हयात भी तू। आज उसका अली के ऑफिस में पहला दिन था। शुरू में मसरूफियात की वजह से उसने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। जैसे कल अली का रवैया था, पल को तो इसका दिल किया कि वापस ही ना आए। फ्लैशबैक। जी तो मिस तस्बीहा, आप जॉब क्यों करना चाहती हैं? उसने बिल्कुल संजीदगी से इसकी तरफ देखा, अंदाज वाकई अजनबी था। क्योंकि सर मुझे इस जॉब की ज़रूरत है और मेरे लाइफ में जो एम्स हैं, खुद से अपना नाम बनाऊं वो भी अचीव करना है इंशाल्लाह, उसने अली की तरफ देखते हुए कहा। वो तो सब ठीक है, बट आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे आपको ये जॉब दें? उसने फ़ाइल पर एक नज़र डालकर कहा। सर, हम जब भी किसी नए शोबे में जाते हैं वहाँ का हमें तजर्बा पहले से नहीं होता, और ज़रूरी नहीं जिन्हें तजर्बा ना हो वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए जब तक मौका नहीं दिया जाएगा तो इंसान अपने आप को मनवाएगा कैसे? उसने मुंदासर को लहजे में कहा। ग्रेट, बट अभी फ़िलहाल 2 वैकेंसी वीक्स तक हम आपके काम पर तवज्जो और जॉब के साथ आप कितनी सिंसियर हैं ये चेक करेंगे। इसके बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। आप कल से जॉइन कर लें, और यहाँ का रूल है कि ठीक 9 बजे आपको ऑफिस में होना है, 1 मिनट भी लेट नहीं। अब आप जा सकती है। वो कहता है इसके आगे फ़ाइल कर गया, खुद लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। तस्बीहा को यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये शख्स उसका शौहर है। वो भी दाखिल ही हुई थी कि पहला सामना ही अली से हो गया। मिस तस्बीहा, आज आपका पहला दिन है और आप पूरे 5 मिनट लेट है। वाह क्या बात है, उसने तंज़िया लहजे में दाद दी। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने की वजह से लेट होगी, उसने दांत पीस कर कहा। ये सब आपका मैटर है, मेरा नहीं। अगर आप टाइम की पाबंदी नहीं कर सकती तो बेहतर है कि जॉब भी ना करें, क्योंकि सबसे अहम टाइम की पाबंदी है, उसने कोट का बटन बंद करके कहा। जी बेहतर, उसने बेजार लहजे में कहा। मिस फारिया इधर आइए, उसने सामने से गुजरती हुई लड़की को आवाज़ दी। मिस फारिया, ये मिस तस्बीहा हैं, यहाँ न्यू हैं, आप इन्हें इनके काम में गाइड करेंगी? ओके, इसका तारुफ कराते इन्हें काम का बताया। अस्सलाम वालेकुम, आइए मिस। उसने सर हिलाते तस्बीहा को अपने पीछे आने का इशारा किया, जबकि वो अली को घूरी से नवाजती उसके पीछे चल दी, जबकि अली मुस्कुरा दिया। रात में खाने के बाद अजान, हमना और हादी तीनों अपने कमरे में चले गए थे। हादी अजान के साथ सोता था, जबकि अजान के कमरे में एक सिंगल बेड था जहाँ हमना सोती थी। जबकि तस्बीहा भी लाउंज में बैठी कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, साथ साथ लैपटॉप पर भी कुछ टाइप कर रही थी। आप अभी तक यहीं बैठी हो, आज सोने का इरादा नहीं है? अली इसका इंतज़ार करते करते वहीं आ गया था। हाँ, बस ये फ़ाइल रेडी हो जाए फिर सो जाऊँगी आप। सो जाए, उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। अच्छा चले, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? उसने ऑफ़र दी। जी नहीं, ऑफ़िस में आप जितनी मेरी मदद करते हैं ना वही बहुत है, मेरा काम है तो मैं कर लूँगी, उसने हल्की से कहा।
اچھا کرے پھر کام، میں تو اپنے لیے کافی بنانے جا رہا ہوں، کندھے جھکا گیا اس کے انکار پر۔ علی کیا یہ فائل کل دینا بہت لازمی؟ اس نے سر کو مسلتے ہوئے کہا جی بالکل، کل ہمارے کلائنٹس آئیں گے اور ان کے سامنے ہی یہ کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا مجھے بھی کافی بنا دیجیے گا، اب تو میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کر آنکھیں کھولی۔ تسبیحہ آپ سوچے بہت تھک گئی ہے، صبح کر لیجیے گا۔ اس نے تسبیحہ کے تھکے چہرے کو دیکھا نہیں بالکل، صبح بالکل ٹائم نہیں ملتا اور ابھی 12 ہی بجے، مزید 1 گھنٹہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہا اور کچھ دیر کے لیے صوفے کی پشت پر سر ٹکا گئی، جبکہ علی کافی بنانے چل دیا۔ اور کتنی شاپنگ کرنی ہے علی آپ کو؟ چلیں گھر، میں بہت تھک گئی ہوں یار۔ اس نے جھنجھلا کر کہا بس بچوں کے کپڑے لے لے پھر چلتے ہیں۔ وہ کڈس کوریئر کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے علی کیسے ہو؟ ابھی وہ دونوں شاپ میں داخل ہوئے تھے کہ پیچھے سے آتی آواز پر رکے۔ علی نا، وہ لمحے بھر کو حیران ہو۔ ہاں میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی۔ اس نے تسبیحہ کو ایک نظر دیکھ کر کہا ہاں بالکل، یہ ہے میری وائف مس تسبیحہ علی۔ ویسے تم یہاں کیا کر رہی؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔ میں یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں شاپنگ کرنے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تو تم نے واقعی اس دن کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اپنے ماما اور بابا کی اتنی انسلٹ کروائی؟ اس نے تعصب سے کہا میں اس دن کسی اور کے ساتھ بھاگی نہیں تھی بلکہ اپنی ایک فرینڈ کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ماما سے بہت کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، میں عاشر ہسبینڈ کو پسند کرتی ہوں، لیکن ماما نہیں مانی تو مجھے یہی ٹھیک لگا اور میں رات میں واپس بھی آ گئی۔ پاپا ناراض تھے پر میں نے منا لیے، پھر انہوں نے ہی ہماری شادی کروائی۔ وہ آرام سے بولی بٹ تمہاری وجہ سے ان کی بہت انسلٹ ہوئی، تمہیں کوئی اور راستہ اپنانا چاہیے تھا جو صحیح تھا۔ اس نے رسان سے کہا جانتے ہو علی ہمارے مزاج بہت مختلف ہیں، ایون کسی بھی بات پر ہم دونوں کا ایگری ہونا مشکل تھا۔ میں عاشر کو کافی ٹائم سے پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے رشتے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی نہیں نہ تھی۔ میں نے ماما کو پہلے بھی کہا تھا بٹ خیر شاید یہی ہم سب کے لیے بہتر ثابت ہو اور اب عاشر کے ساتھ ہی خوش ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، خدا حافظ۔ وہ کہتا تسبیحہ کو لیے آگے بڑھ گیا۔ نہیں اب میں سنگنگ چھوڑ چکی ہوں، مہربانی کر کے آئندہ کال نہ کیجیے گا۔ وہ دانت پیستے کہہ کر کال کٹ گئی۔ کیا ہوا تسبیحہ؟ علی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس لاہور میں کوئی کنسرٹ ہے اسی کے لیے کہہ رہی ہیں مجھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کہا تو آپ جانا نہیں چاہتی؟ علی نے اسے غور سے دیکھا نہیں، میں سنگنگ کافی پہلے ہی چھوڑ چکی ہوں، ہماری شادی سے پہلے ہی مجھے شروع سے ہی یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا پر کرنا پڑا اسی لیے کہ ہمارے سر پہ چھت رہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پرسکون ہو کر علی کے سینے پر سر رکھا، اسے اس وقت وہ بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ ہے علی مجھے پہلے یہ چاند بھی بالکل اکیلا لگتا تھا اپنی طرح، ایسا لگتا تھا جیسے جب میں چاند کو دیکھتی ہوں تو وہ بھی اپنے اکیلے پر اداس ہوتا ہے، لیکن اب جب میں نے اپنی زندگی کو گلزار جانا ہے نا تب سے مجھے یہ چاند اکیلا نہیں لگتا، اس کے ارد گرد پھیلے ستارے اس کے دوست ہیں جو اسے مزید حسین بناتے ہیں۔ اس نے آنکھیں موندے دھیمے لہجے میں کہا اللہ کسی کو تنہا نہیں کرتا میری جان، بس حالات کے ساتھ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اندر کا موسم جب اداس ہو تو سب اداس لگتا ہے اور اگر آپ باطنی طور پر پرسکون ہوں تو پھر سب ہی پازیٹیو لگتا ہے۔ علی کی انگلیاں مسلسل اس کے سر میں جا رہی تھی۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن مجھے ایک بات پریشان کر دیتی ہے۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر کہا کون سی بات؟ علی نے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے ارسا۔ کیا جب آپ کا اپنا ہون یعنی آپ کی اولاد اس دنیا میں آ جائے گی کیا آپ تب بھی ہادی اور حمزہ کو ایسی ہی اہمیت دیں گے؟ تسبیحہ نے رشتے بننے سے پرانے رشتوں کو زنگ نہیں لگتا اور جو بھی آیا ہی نہیں اس کا کیا بولوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کبھی میں نے ہادی اور حمزہ کو صرف دنیا کے لیے اپنایا ہے؟ وہ دونوں ہی میرے لیے میری پہلی اولاد ہے جو مجھے محبت سے بابا کہتے ہیں، مانتے ہیں، بھلا ان کی اہمیت کبھی کم ہو سکتی ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ آنے والے ٹائم میں آپ کے سارے خدشے دور کر دے۔ علی نے اس کی تھوڑی تھام کر کہا سوری آپ کو برا لگا لیکن میں اپنے دماغ میں کچھ رکھ کر مزید نہیں خراب کرنا چاہتی۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کی۔ اس نے اس کا چہرہ تھام کر کہا جبکہ وہ مسکرا دی اور علی اس کی مسکراہٹ میں کھوتا اس پر جھکا اور اس کا ماتھا چوما، پھر آہستہ سے دونوں گالوں کو علی اندر چلے مجھے نیند آ رہی۔ اس نے بمشکل بولا روز ہی آتی ہے، آج تھوڑی لیٹ سو جائیں گے۔ وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا اور دونوں ہی ان لمحوں میں قید ہو گئے۔ اچھا صحیح ہے اب میں کر لوں گی، تھینک یو۔ اس نے سمجھتے سر ہلایا۔ اس وقت وہ آفس میں موجود تھی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کا فون بجا۔ جی السلام علیکم، کون؟ اس نے کال اٹھائی پر دوسری طرف جو خبر اسے سننے کو ملی وہ اس کی حواس سلب کر گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تسبیحہ آر یو اوکے؟ کیا ہوا؟ وہ جو سکتے میں چلی گئی تھی علی کی آواز پر ہوش میں آئی۔ نہیں علی، وہ ہادی اسکول میں سیڑھیوں سے گر گیا، اسے اسپتال لے کر گئی ہے۔ روانی سے روتی وہ بولی اور گیٹ کی طرف بنا کسی اور کو دیکھے بھاگی، جبکہ علی بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ تسبیحہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا،
अली ने खुद से लगाते उसे तसल्ली दी। इस वक्त वो दोनों अस्पताल में मौजूद थे, जबकि अंदर डॉक्टर हादी की ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये डॉक्टर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊँगी, यही तो मेरे जीने की वजह है, तस्बीहा ने रोते हुए कहा। इतने में डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर हादी कैसा है? अली ने फ़िक्रमंदी से पूछा। देखिए, हमने टाँके लगा दिए पर खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, जिसकी वजह से हमें इन्हें अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है। जल्द से जल्द ओ नेगेटिव का इंतज़ाम करें, डॉक्टर ने कहा। मैं दूँगी ब्लड। वह झटके से खड़ी हो सकता है कि आपका मैच ना हो, क्योंकि अक्सर माँ अभी डॉक्टर कह ही रहे थे कि वो चीखे। कैसे नहीं होगा मैच? भाई है वो मेरा। दोनों की रगों में एक ही खून है, बस आप मेरा खून ले लें और इसे बचाएं। वो होशो आवाज़ खोलती बोलती चली गई, जबकि अली को इस इंकशाफ पर अपने इर्द गिर्द हर चीज़ साकत होती महसूस हुई। अली वो ठीक तो हो जाएगा ना? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मामा पापा का सामना कैसे करूँगी? अली के कंधे पर सर रखे हुए निढाल लहजे में बोली। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह जानता है आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत का। अली ने तसल्ली देते इसका सर थपथपाया। शौक से तो वो बाहर आ ही गया था, पर उसे धचका ज़रूर लगा था। एक बहन के अपने भाई से इस इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। अब बच्चे की कंडीशन ठीक है, इंशाल्लाह कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ इन्हें इत्तला देते आगे बढ़ गए। अली आप यहीं रहें, मैं भी शुक्राने के नवाफिल अदा करके आती हूँ, कहती प्रेयर रूम की तरफ चलती। दूसरे दिन हादी डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। हॉस्पिटल से आने के बाद तो तस्बिया ने उसे हाथ का छाला ही बना लिया था और अभी वो यखनी लेकर आ गई थी। मामा मुझे नहीं पीनी, ये अच्छा नहीं है इसका टेस्ट बिल्कुल भी। उसने मुंह बनाकर कहा। खून की कमी होने की वजह से वो पीला पड़ गया था। मामा की जान, बस थोड़ी देर तक पी लो, जब आप इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे ना, मामा खुद अपनी जान को उसकी सारी फेवरेट चीज़ें बना कर देगी। अब तो मेरा बेटा खाएगा ना? तस्बिया ने इसे पिचकारते हुए कहा। बेटा चैम्प शायद जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हमने क्रिकेट का मैच भी खेलना है। अजान उसके बराबर में बैठा। हाँ चाचू, कितनी प्रैक्टिस की थी हमने, मेरी वजह से सब स्पॉइल हो गया, वो उदास होकर बोला। कोई बात नहीं है, हम फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, खेलेंगे। ओके डोंट बी सैड, उसने आहिस्ता से कहा। उसके बाल फैलाए। हादी भाई आपको पता है मैं इतना रोई थी, इतना सारा खून देखकर। मैं अल्लाह ताला से इतनी सारी दुआएं की कि आप ठीक कर दे। हमना नम लहजे में बोली। अरे चंदा मैं ठीक हूँ, देखो अल्लाह ने आपकी सुन ली। हादी ने मोहब्बत से कहा। अजान अली आ गया ऑफिस से? उसने अजान से पूछा कि आजकल वो हादी में उलझ कर आएगी थी। जी भाभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, शायद फ्रेश हो रही है। अजान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। अच्छा तुम यही रोकर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, वो कहती उठी और अपने कमरे की तरफ चलती। वो कमरे में दाखिल हुई तो अली को खिड़की के तरफ खड़े पाया। कुर्ता पजामा पहने, कंधों पर शाल ओढ़े, क्योंकि सर्दियों के अवाइल दिन थे। वो कदम कदम चलती इसके करीब आई। आज इतनी देर कर दी आपने आने में? उसके बाजू की गिर्द हाथ बांध के उसके कंधे पर सर रखा। बस 2-3 प्रोजेक्ट से तो काम ज़्यादा था, तभी देर हुई। इसने कंधे पर रखे उसके सर को देखा। आप नाराज़ हैं मुझसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने अहम पहलू से आपको कभी आगाह नहीं किया? उसने आहिस्ता से कहा। नहीं मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, आपको सही नहीं लगा होगा बताना, और फिर मेरे लिए ये बात इतनी अहमियत नहीं रखती। हादी हमना कल भी मेरे लिए मेरी औलाद थे और आज भी, उसने मजबूत लहजे में कहा। मैं आज आपको हर बात बताना चाहती हूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, उसने भीगे लहजे में कहा। आपको जो कहना है कह लें, मैं और सर रखने के लिए कंधा हर वक्त हाजिर है। उसने तस्बीह को अपने हिसार में लिया। हम पहले इस्लामाबाद में रहते थे, मैं पापा लाइफ बहुत पुरसकून थी। मेरे 17 साल बाद मामा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, लेकिन मामा को लगा कि शर्मिंदगी है, लेकिन मैं और माँ बाप बहुत खुश थे और हम दोनों की खुशी ने मामा को भी खुश कर दिया। मैंने मामा से कहा था कि मामा बेबी को मैं खुद मामा की तरह पालूंगी, और फिर हादी हमना आए, 2 लिटिल एंजल्स। इस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे पास मेरे अपने गुड़िया गुड़िया आ गए हैं। 1 साल यूं ही चला गया। एक दिन मामा पापा शॉपिंग पर गए, पर वापस आने के लिए बिल्कुल नहीं। रास्ते में मामा पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, फिर वो हमें छोड़कर चले गए। इसने भराई आवाज़ में कहा। उस दिन मामा ने कहा था कि मैं तुम्हें इनकी ज़िम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ, तुम ही इनका ख्याल रखना, और मैंने प्रॉमिस किया था। आपको पता है हादी और हमना ने मुझे पहला लफ्ज़ मामा बोला, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। और फिर चाचू लेकर हमें कराची आ गए। मैंने चाचू और चाची को कहा कि किसी को ना बताया जाए कि मेरे बहन भाई हैं, बल्कि मेरे अपने बच्चे हैं। चाची को तो हम वैसे भी पसंद नहीं थे। इस्लामाबाद वाला घर चाचू ने रेंट पर दे दिया, जिस पर चाची ने ही कब्जा जमाया। काफ़ी मुश्किल थी माँ बापा के बगैर ज़िंदगी, लेकिन जीनी तो थी। एक दिन किसी फंक्शन में मैंने गाना गाया था, वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ। किसी ने चाची को बहुत अच्छी ऑफ़र दी। चाची ने मुझे अपनी ख्वाहिश की भेंट चढ़ाया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो कहती कि वो हमें घर से बाहर निकाल देंगी। मैं कहाँ जाती, मैं मजबूर हो गई थी।
وہ ماضی میں کھوئی سناتی گئی سا، لیکن اب کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی، اب میں ساتھ ہوں آپ کے۔ علی نے اس کے آنسو صاف کیا۔ علی، میں نہیں چاہتی کہ یہ بات کبھی کسی کو بھی پتہ چلے، وہ علی کو امید سے دیکھتی بولی۔ آپ جانتی ہیں میاں بیوی کے راز ایک دوسرے کے پاس امانت کی طرح ہوتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کے بعد بات اپنے ذہن میں بھی نہیں لانا چاہتا، آپ ریلیکس رہے۔ علی نے مضبوطی سے اسے بیچ دیا۔ علی، آپ بہت اچھے ہیں، واقعی شاید جو میں نے اپنے لیے سوچا تھا وہ بہتر نہیں تھا، لیکن آپ میرے لیے بہترین ہیں۔ جانتے ہیں ماما کہتی تھی کہ جو تم نے سوچا ہو اپنے لیے اور تمہیں نہ ملے تو اس پر شکوہ نہ کرو، جبکہ جو ملا اس پر شکر کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہترین ہے۔ جو ہمیں عطا کیا گیا وہی ہمارے لیے بہترین ہے، اور جو ہم نے سوچا اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں آگے چل کر پتہ چلتی ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے میرے لیے۔ تسبیحہ نے اس کا چہرہ تھاما اور تھوڑا اونچا ہو کر اس کی پیشانی پر عقیدت محبت سے لب رکھے، جس کی ٹھنڈی تاثیر علی کو اپنے رگوں میں سماتی محسوس ہوئی۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، علی نے سر خم کر کے کہا۔ اور سوری، میں آج کل بالکل بھی آپ کو ٹائم نہیں دے پا۔ اس نے علی کے سینے پر سر رکھا۔ کوئی بات نہیں، اب تو آپ میرے پاس ہیں نا، علی نے حصار بنا کر آنکھیں بول دی۔ زمانہ ہم کو فقط غم ہی غم دے، تیری قسم جہاں سے ملتی ہیں خوشیاں، وہ کائنات بھی تو، یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں تجھ سے ہیں، تو صرف شریک حیات ہی نہیں، حیات بھی تو۔ ایک ماہ بعد اللہ کے کرم سے ہادی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہفتے کی صبح کافی روشن اور چہل پہل کے لیے ہو گئی تھی، کیونکہ آج اذان ہمنا اور ہادی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جانا تھا۔ اذان، تم نے اپنا ڈریس ابھی تک سلیکٹ نہیں کیا، چندہ ٹائم پر تیار کیسے ہوگے پھر؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یار بھابی، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کرے آپ ہی بتا دیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ایسا کرو یہ گرے والا پہن لو، تم پہ سوٹ کرے گا، اس نے سوٹ پر ہاتھ لگا کر کہا۔ تھینک یو بھابی، میں اتنی دیر سے کنفیوژن میں تھا، اس نے تشکر سے کہا۔ موسٹ ویلکم چندہ، وہ مسکرا کے کہتی اپنے کمرے میں چل دی۔ علی، آج کے دن تو اسے چھوڑ دے بھائی، جا کر دیکھ لے کچھ ارینجمنٹس۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی۔ ہاں جاتا ہوں، پہلے آپ تو ٹک کر بیٹھ جائے، کب سے گھومی جا رہی ہیں، ہمارا بیبی تھک گیا ہوگا۔ اس نے تسبیحہ کو تھامتے بیڈ پر اٹھایا۔ ویک پہلے ہی تسبیحہ کو پریگنینسی کی نیوز ملی تھی۔ نہیں تھکتا بیبی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آج ماما کو کافی کام ہے۔ میں نے آپ کے کپڑے پہلے ہی نکال دیے، برائے مہربانی اس لیپ ٹاپ کو چھوڑ کر ٹائم پر تیار ہو جائے گا۔ اور کل الماری کی طرف گئی تھی۔ اس میں کیا ہے علی؟ اس نے ریپ پیکٹ کو ہاتھ میں لے کر کہا۔ آج کے لیے آپ کا ڈریس کھول کر دیکھیں کیسا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واو علی، اٹس بیوٹیفل، وہ ڈریس دیکھ کر محبوط رہے گی۔ ڈل گولڈ کلر کی فراک جس پر بہت حسین ایمبرائڈری ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ پرپل کلر کا چوڑی دار پجامے کا ہم رنگ دوپٹہ جس پر چھن ڈلا ہوا تھا۔ ہاں آپ پر بہت پیارا لگے کہ اس لیے فوراً لے لیا، علی نے محبت سے کہا۔ پاپا اور ماما ہوتے تو اور بھی اچھا لگتا، وہ اداس ہو کر بولے۔ اتنی جلدی وہاں سے آ نہیں سکتے تھے، آپ اداس نہ ہو، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم ساتھ ہوں گے، علی نے چہرے پر آتی اس کی لٹ پیچھے کیا۔ تسبیحہ کا ساتھی بیگم اور حماد صاحب کے بغیر یہ کام کرنے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن پھر دونوں نے اسے کہا کہ ابھی بچے انجوائے کر لیں، پھر ہماری وجہ سے کچھ کینسل نہ کیا جائے۔ چاچی نے کچھ جھجکتے ہوئے سے پکارا۔ تسبیحہ جو کسی سے باتوں میں مصروف تھی، جی چاچی بولیں، انہیں ایکسکیوز کرتی ہوئے ان کی طرف پلٹی۔ بیٹا میں تم سے معافی مانگتی ہوں، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ انہوں نے ندامتی لہجے میں کہا۔ چاچی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں تسبیحہ، میں نے بہت زیادتی کی تم لوگوں کے ساتھ، بھابھی کے بعد میرا فرض بنتا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھوں، لیکن میں ہی بدبخت تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، انہوں نے دکھی لہجے میں کہا۔ چاچی میں ہر بات کے لیے آپ کو معاف کر چکی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، اور یہ اسلام آباد والے گھر کے پیپرز ہیں، تم لوگوں کی امانت۔ انہوں نے بیگ سے پیپرز نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائے۔ پر چاچی مجھے اب یہ نہیں چاہیے، اس نے انکار کیا۔ بیٹا یہ بھائی بھابھی کی نشانی ہے، تم لوگوں کا گھر جس پر تم تینوں کا ہی حق ہے۔ چاچو جو ان کی طرف آئے تھے بولے۔ ان کے کہنے پر اس نے پیپرز تھام لیے۔ آج تو بڑے لشکارے مار رہی ہے میری جان، ہانیہ نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ ہاں بالکل، علی کی اتنی محبت اور مان کے بعد میں نے چمکنا ہی تھا، اس نے اعتراف کیا۔ اوئے اب تو کھلم کھلا اظہار بھی کر، اس نے تسبیحہ کے کندھے پر اپنا کندھا ٹکرایا۔ ہاں ہانی، تو نے صحیح کہا تھا کہ کچھ بلائی کی باتیں ہمیں بہت دیر میں سمجھ آتی ہیں، اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ بس تو خوش ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہنا آمین، اس نے صدقے دل سے دعا دی۔ رات دیر تک فنکشن چلا، اف آج تو بڑا مزہ آیا، سب مل گئے، وہ جولی اتارتی خوشی سے بولی۔ بالکل اللہ کا شکر ہے، سب خیریت سے نمٹ گیا، علی چینج کرنے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گیا۔ علی کیا آپ میرا ساتھ پا کر خوش ہیں؟ اس نے اسے دیکھتے اچانک کہا۔ الحمدللہ، اس نے اطمینان سے کہا۔ تسبیحہ میری ایک خواہش ہے، اس نے اسے تھاما۔ وہ کیا؟ بولے۔ میں پوری کوشش کروں گی اس کی تکمیل کی، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کیا آپ میرے لیے ابھی ایک سانگ سنائیں گے؟ اس نے کہا۔ پر آپ کو تو میرا سنگنگ کرنا پسند نہیں، اس نے شرارت سے پوچھا۔ وہ تو آپ کی جاب تھی نا،
یہاں تو آپ اپنے محرم کے سامنے ہیں۔ علی نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ جی بالکل، آج میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چاہت میں بھی اور درد میں، چاہت میں بھی اور درد میں، اس پیار کے صدقے۔ اس کی محبوب کر دینے والی آواز کمرے میں پھیلی تھی۔ علی تو کھو سا گیا تھا۔ تیرے بنا میں، میرے بنا تو جی نہ سکیں گے صنم، کر لے جو دنیا ستم، جیسے ہیں ساتھ ہم دھنک کے وہ سات رنگ، اسی پل کی کیا بات ہو جس پل میں تیرا ساتھ ہو، اس پیار کے صدقے۔ باتیں چراتی ہوئی شام سے کیا کہیں، سب کچھ تیرے نام ہے، کیسے آگے بڑھے پیا چند سایہ ہنسے، اور ہوا کا ٹھکانہ نہیں، موسم سارے ہے آئے ہوئے، اب بہانہ نہیں، بہکے ہوئے سنوار لو، بگڑے ہوئے ہے سنوار لو، اس پیار کے صدقے، اس پیار کے صدقے۔ مکمل کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو علی کو خود میں ہی کھویا پایا۔ آپ سے میری محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئی ریئلی لو یو، اس نے فرحت جذبات سے اسے خود میں جذب کر لیا۔ لو یو ٹو، تسبیحہ نے بھی مسکرا کر آنکھیں موڑ لی۔ کھڑکی سے جھانکتے چند ستاروں نے بھی ان کے ہمیشہ کے ساتھ اور خوشیوں کی دعا کی تھی۔ خط شد۔